नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एशियन गेम्स, एशियाई पैरा गेम्स और नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान 189 खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ ही करीब 62 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के साथ उन्हें नौकरी खिलाड़ियों के साथ है और उन्हें नौकरी भी मिल रही है। खिलाड़ी हमारे राष्ट्र का गौरव है। साथ ही कहा कि पीएम ने खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाया है। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी उन विभूतियों को जो समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं, याद करिए प्रधानमंत्री जी ने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में 22 जनवरी को एक बात कही थी कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो हम अयोध्या में कर रहे हैं, लेकिन ये यात्रा यहां थमनी नहीं है। अब राष्ट्र की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम, देव से देश की यात्रा और राम से राष्ट्र की यात्रा का शुभारंभ होता है। अपनी विभूतियों को सम्मानित करना, यही राष्ट्र की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अपने देश की पुनर्प्रतिष्ठा और गौरव को स्थापित करना, यह सम्मान का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। सरकार ने पहले से संकल्प लिया है कि हम हर जनपद में स्टेडियम बनाएंगे, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाएंगे, हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान और ओपन जिम का निर्माण करेंगे। ये प्रक्रिया तो चली रही है, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ खेल और खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन की राशि में वृद्धि हो। उत्तर प्रदेश देश का उन राज्यों में से, अग्रणी राज्यों में से एक है जिसने अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार में नियुक्ति पत्र देकर के नौकरी प्रदान कर दी। डिप्टी एसपी के पद से लेकर के और पुलिस में भर्ती तक हर एक स्तर पर उन्हें स्थान प्रदान किया जा रहा है। आज मेरे सामने ये बात सामने आई है कि जो पैरा खिलाड़ी हैं, इनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए जो मेडल प्राप्त कर रहे हैं। और मैं आज इसके बारे में शासन से कहूंगा कि वास्तव में इन खिलाड़ियों के लिए भी नौकरियों में कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे ये मेडल प्राप्त करने वाले इन खिलाड़ियों को भी हम प्लेसमेंट कर सकें। बात करिए, जब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली बालिका इस बात को कहती है कि मैं गोल्ड मेडल इसलिए जीती हूं क्योंकि हमारे राज्य में मुझे डिप्टी एसपी का पद प्राप्त होगा, तो मैंने उसी दिन तय किया, मैंने कहा पॉलिसी तय करो और जिस दिन सम्मान समारोह होगा उस दिन उस बालिका को डिप्टी एसपी के पद की नियुक्ति पत्र जरूर दो। और मुझे प्रसन्नता है कि पारुल चौधरी के कारण ही आज यहां पर 4 डिप्टी एसपी के भी हम नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। खेल विभाग ने भी और परिवहन विभाग ने भी ये नियुक्ति पत्र आज अपने जारी किए हैं। यानी ये चीजें दिखती हैं कि बहुत अब आपके लिए अवसर है, और इसीलिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों से हमने कुछ न कुछ खिलाड़ियों को यहां बुलाया है। इसलिए बुलाया है, इस कार्यक्रम को आप भी अपने साथ के खिलाड़ियों को बताइए। अच्छा करेंगे, परिणाम अच्छा लाएंगे, अनुशासित तरीके से रिजल्ट लेकर के आएंगे तो सरकार पलक पावड़े बिछा करके केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार इसी प्रकार से आपका सम्मान करेगी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया वॉइस संवाददाता ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से खास बातचीत की। सुनिए अजय राय ने क्या कुछ कहा है। पार्टी की सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद से काफ़ी राजनीतिक चर्चाएं बढ़ गई हैं। बात ट्वीट के कई मायने समझने के लिए हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो ट्वीट किया समाजवादी पार्टी ने, क्या मायने हैं इसके? अब इसके मायने तो वही बता सकते हैं। 11 सीटों पर एकदम फाइनल समझौता हो गया है कि अभी और भी सीटें मिलेगी कांग्रेस को? नहीं, आप ट्वीट उनका पढ़ लीजिए। जो ट्वीट उन्होंने लिखा है उसमें लिखा है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बात हमारी चल रही है। तो मैं समझता हूँ इसका परिणाम बहुत अच्छा और मजबूत आएगा, और जो गठबंधन बना है वो पूरी ताकत के साथ
ताकत के साथ काम कर रहा है। हमारे मुकुल वासनिक जी, हमारे जो लीडर हैं, उनके नेतृत्व में ये बात चल रही है। राष्ट्रीय हमारे महासचिव जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, वो यूपी से लगातार वो बात कर रहे हैं और इसका परिणाम बहुत जल्द आने वाला है। अब आपको लगता है इस ट्वीट के बाद से कांग्रेस और सपा के जो बड़े नेता हैं अब लगभग साथ दिखने शुरू हो जाएंगे? नहीं, साथ तो बात चल ही रही है लगातार। वातावरण में वहाँ दिल्ली में कई दौर की बातें हो रही हैं। आज भी सुबह मीटिंग हुई है, शाम को मीटिंग है, वो लगातार चीज़ें चल रही हैं। अभी कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा पोस्ट या ट्वीट नहीं, इसलिए कि अभी बात चल रही है, तो जब चीज़ें सामने पूरा परिणाम आएगा, जब सारी चीज़ों का फाइनल हो जाएगा निचोड़, तब आपको बता दें। क्या अखिलेश जी ने जल्दी ट्वीट कर दिया? नहीं, वो तो उनका अपनी तरफ से उनका अपना सुझाव है, हमारा अपना सुझाव है। सुझाव है कि औपचारिक ऐलान? अब वो उन्होंने ट्वीट किया है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से जब सारी चीज़ें तय हो जाएंगी तब उसके बारे में बताऊँ। जैसा कि सुना आपने, अखिलेश यादव के ट्वीट पे आज प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का साफ कहना है कि ये उनका सुझाव है। हालांकि जो वो कोट कर रहे हैं उनकी लाइन कि हमारा सौहार्दपूर्ण गठबंधन है और आगे चलता रहेगा, लेकिन अभी तक इनका ये बिल्कुल इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि जो ये 11 सीटें कन्फर्म है या सीटें आगे और दी जाएंगी। कैमरामैन रमन यादव के साथ मैं रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, जिसको लेकर गठबंधन नाराज दिख रहा है। तो वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में जो चल रहा है, मुझे लगता है कि वह देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक तरफ आप अयोध्या के राम की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप बिहार में पलटू राम यानी नीतीश कुमार को साथ लेकर जाना चाहते हो। असली पलटू राम तो भाजपा के लोग हैं। रहा है तो मुझे लगता है देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक जगह पर आप अयोध्या की राम की बात करते हो, राम का सत्य वचन, राम राज्य की बात करते हो, दूसरी तरफ बिहार में आप परशुराम को साथ में लेकर जाना चाहते हो। तो देश में राम लाना चाहते हो या परशुराम की सत्ता लाना चाहते हो? मैं ये किसी की व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पक्ष अभी नहीं, एक बात को कहते हैं लेकिन अचानक दूसरी बात कर जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने अजित पवार इतने बड़े भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, ये कौन प्रफुल्ल पटेल, इनका इकबाल मिर्ची के साथ दाऊद के साथ समय में 24 घंटे में पलटी मार दी और दोनों को मंत्रिमंडल में। बिहार में भी यही हो रहा है। तो असली पलटू राम ये बीजेपी के लोग हैं, तो उनको अयोध्या में जाकर राम की पूजा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप सत्य से दूर है। और भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 23 राज्यों के नए प्रभारी के नाम का ऐलान कर दिया है। बता दें कि इसकी सूची जारी कर दी गई है। पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी नए प्रभारी के नाम का ऐलान किया गया है। यूपी में बीजेपी ने बैजयंत पांडा को अपना नया प्रभारी बनाया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के प्रभारी की जिम्मेदारी दुष्यंत गौतम को सौंपी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से 23 राज्यों के प्रभारी की लिस्ट जारी की गई है। इसमें लिखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की है। और वहीं लखनऊ में शनिवार को बीजेपी के गांव चलो अभियान की तैयारी को लेकर बैठक हुई, जहां जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और अभियान जिला संयोजकों के साथ बैठक की गई। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, राष्ट्रीय सहमंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। और बढ़ते हैं आगे। पंजाब के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सड़क पर लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत की, जिसमें सड़क पर लोगों की सुरक्षा और यातायात के लिए 144 हाईटेक व्हीकल तैनात किए गए। साथ ही 5000 कर्मचारी, देश में सिर्फ एसएसएफ के पास ही सबसे ज्यादा हाईटेक गाड़ियां हैं।
वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है, जिसके बाद रिपोर्ट में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के प्रमाण मिलने पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने ज्ञानवापी मुक्ति के लिए अन्न त्याग कर दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से ज्ञानवापी मुक्ति का संकल्प लेता हूं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मुक्ति और वहां विराट मंदिर के निर्माण तक मैंने अन्न त्यागने का संकल्प लिया है। साथ ही कहा कि अन्न त्यागने का मतलब यह नहीं है कि अनशन करेंगे, सिर्फ गो दूध और फल पर जीवन यापन करेंगे। एएसआई सर्वे में काशी ज्ञानवापी के पक्ष में मंदिर सिद्ध हो जाने के बाद काशी ज्ञानवापी की मुक्ति तक व्यक्तिगत यह मेरा संकल्प है। ऐसा नहीं है कि कोई मैं पहला और अंतिम व्यक्ति हूँ। हजारों वर्षों से ऋषि मुनि संतगण इस तपस्या को करते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत व्रत है कि मैं जब तक काशी ज्ञानवापी मुक्त नहीं हो जाती और यह विराट मंदिर का स्वरूप नहीं ले लेता, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इसका अर्थ यह भी नहीं कि कुछ भी नहीं लूंगा, अनशन करूंगा, नहीं। मैं अनशनकारी नहीं हूं, आंदोलनकारी नहीं हूं। मैं एक दंडी सन्यासी हूं। इसलिए मेरा जो व्रत है वो गो दुग्ध और कुछ फल के द्वारा शरीर धर्म का पालन हो जाएगा। शेष मेरे इस व्रत को पूर्ण करने में बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा सहायक सिद्ध हों, यही प्रभु से प्रार्थना। और पंजाब के मरोट से एक मामला सामने आया है, जहां पैसों को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति घायल हो गया। बता दें कि पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि घायल को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे फरीदकोट रेफर कर दिया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार गांव के एक दुकानदार से पैसे लिए थे और इसी बात पर दुकानदार से उसकी बहस हो गई और गोलियां चल गई, जिसमें कुलविंदर सिंह घायल हो गया। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और पंजाब में घने कोहरे के कारण श्री मुक्तसर साहिब में पुलिस कर्मियों की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि पुलिस कर्मियों की बस ट्रक से टकरा गई, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए और घायल पुलिसकर्मियों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बढ़ते हैं आगे। जालौन के कोतवाली क्षेत्र के अकोढ़ी दुबे में घने कोहरे के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, जहां अब एक नया मामला सामने आया है। बता दें कि मटर से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिस वजह से बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं इलाज के दौरान एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां लिंक रोड थाने की पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। तभी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं उसका साथी फरार हो गया। पुलिस के फरार बदमाश की तलाश जो है लगातार जारी है। और खबर बिहार के सहरसा से है, जहां एक 30 साल के युवक को पुलिस लिखी बुलेट बाइक सवार व्यक्ति ने ठोकर मारकर फरार हो गया। वहीं ठोकर लगने से युवक का पैर टूट गया, जिससे युवक गंभीर अवस्था में जख्मी हो गया। तभी आनन फानन में स्थानीय लोगों ने युवक को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं बलवा ओपी थाना अध्यक्ष कुलवंत कुमार ने बताया कि आवेदन अप्राप्त था। बता दें कि आवेदन मिलने के बाद बाइक की पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। मामला बलवा ओपी थाना क्षेत्र के बलवा हाट बाजार का बताया जा रहा है। सर, ये कोई सामान लेने के लिए बगल में दुकान था राशन का, मसाला वसाला खरीदने के लिए मतलब जा रहे थे, तो ये वहाँ पर खड़े हो गए, जो वो साइड करके चला जाएगा गाड़ी, लेकिन वो साइड नहीं किया सर, और सीधा धक्का मारा और वो बस सेकेंड भर रुका और चलता ही रहा। पुलिस वाला गाड़ी था सर, उस पर पुलिस लिखा हुआ था, बुलेट था वो,
61-66 नंबर है उसका, बस इतना ही जानते हैं हम लोग। सर सदर आए, महिषी गए थे, वहाँ से रिफ़र कर दिए, तो हम लोग अभी सहरसा सदर में है सर। वहीं लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां घंटाघर के बाहर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। बता दें कि वीडियो में एक युवक को कई युवक मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है, जहां इस पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और कन्नौज में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां वह सपा नेता जय कुमार तिवारी के घर में निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही नीतीश कुमार के एनडीए में जाने पर भी शिवपाल ने कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी से अनुरोध है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करे। वहीं इंडिया गठबंधन पर भी बोले शिवपाल और कहा कि हमारी सबसे अपील है कि बीजेपी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़े सभी लोग। जहां जहां निष्पक्ष चुनाव हुआ है, सपा जीती है। उन्होंने आगे बताया कि मैनपुरी और घोसी के चुनाव जीते नतीजे जो है वो बता रहे हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन में चुनाव लड़ना जरूरी है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर बोलते हुए कहा कि उनके बयान निजी है। पहले वो बीजेपी में ही थे, उसके बाद जो है वो सपा में आए। हालांकि उनके द्वारा हुए पार्टी के नुकसान को हम सब पूरा करेंगे। खबर मथुरा से है, जहां किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। बता दें कि हिमांगी ने शाही ईदगाह मस्जिद जाने का आह्वान किया था। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे की अनुमति पर रोक लगा दी थी, जिसके विरोध के लिए हिमांगी ने आह्वान किया। तो वहीं हिमांगी का कहना है कि एएसआई सर्वे होने से हकीकत सामने आ जाएगी और अगर एएसआई सर्वे नहीं हुआ तो मैं तांडव करूंगी। हालांकि हिमांगी सखी को पुलिस ने वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में नजरबंद कर दिया है। मथुरा में जाने का ऐलान किया था। हाँ। क्या था ऐलान? और आज ऐलान यही था कि शाही ईदगाह के सर्वे को क्यों रोका गया। और मैं कहती हूं मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर है कि शाही ईदगाह में मंदिर होने का डर है, या उन्होंने कुछ शाही ईदगाह के अंदर छुपा रखा है, मंदिरों के अवशेष को छुपा रखा है, क्या उस बात का डर है? तो मैं कहती हूं मेरे मुसलमान भाइयों को कि अगर आपको डर है तो किस बात का डर है? अवशेष हो, एएसआई सर्वे की जांच होने दीजिए। अगर आपका मस्जिद है तो वो आपको मिलेगा, और अगर कृष्ण जन्मभूमि है, मूल जन्मभूमि है और अवशेष निकल रहे हैं या निकलेंगे, तो फिर वो आप समझ सकते हैं कि वहां फिर जन्मभूमि ही बनेगा। वहीं खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जोगिया थाने की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से एक शातिर चोरों के गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने गिरोह के पास से एक ट्रैक्टर में रोटावेटर, लोहे की एक ट्रॉली, 5 मोटरसाइकिल बरामद किया है। पुलिस ने गिरोह के पकड़डीहा गांव से गिरफ्तार किया है। मामले की जिले के एसपी ने जानकारी दी। जोगिया उदयपुर में एक चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें कई टीमों को लगाया गया और लगभग 400 से 500 कैमरों को खंगाला गया, जिससे ये चोरी भी खुली। और इसके अलावा और भी जो हमारे यहाँ ट्रैक्टर चोरी और मोटरसाइकिलों की चोरी हुई थी, उनमें भी बड़ा खुलासा किया गया है। जो 3 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं, उनका नाम शिवनारायण, चंद्रनारायण और कौशल कुमार है, जिसमें से 2 अभियुक्त सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं और 1 अभियुक्त संत कबीरनगर का रहने वाला है। ये तीनों ही योजनाबद्ध तरीके से ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलें और इस प्रकार की जो ट्रॉलियां होती हैं उसकी चोरी करते हैं, फिर उनकी नंबर प्लेट बदल के इसको नेपाल राष्ट्र में बेचने का काम किया करते हैं। ये बहुत पहले से सतर्क रहे हैं और अभी जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो इसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो और भी कई जगह के मुकदमे इन्होंने खोले गए हैं और इन्होंने उन सभी चीज़ों को कन्फेस भी किया है। और खबर बांदा से है, जहां मंडल कारागार के डिप्टी जेलर उमेश चंद्र शर्मा का गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं यूपी सरकार के कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति मंडल कारागार का निरीक्षण कर रहे थे और बंद कैदियों को कंबल और इनर बांट रहे थे। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कारागार मंत्री से पूछने पर मंत्री ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात आती है तो सामने तो निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी, और कहा कि डिप्टी जेलर पर कार्रवाई मुलाकात करने वालों पर जेल कर्मचारी
पर्ची काट रहे थे। साथ ही कहा कि बंद करो पर्ची काटना और देने लगे भद्दी भद्दी गालियां। मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडल कारागार का बताया जा रहा है। अब कोई दूर से आता है, कोई नेरे से आता है, तो अब ये तम की कोई जमा नहीं जल्दी कोई आ पाता। तो साहब गाली दे रहे थे? साहब उनको गाली दे रहे थे पर्ची काटने वालों को, तो अब वो बंद कर दिया पर्ची काटना। अच्छा, गाली गलौज करा के बंद करा दिया। हाँ, तो अब जो कोई रह गया तब वो चाहे दूरी से आएगा तो वो तो अब मजबूर है और लौट के जाएगा। कहाँ से आई हो आप? हम तो आए हैं पलरा से। मिलने आई हो? हाँ। पैसे लिया इन्होंने? हाँ, 20 रुपये लेते हैं। बैग रखने कितना लिया? बैग रखने के लिए? बैग रखने के भी लिया कि नहीं? नहीं, जब सामान लगाते हैं जब लेते हैं। कितने रुपये? हम अभी देखेंगे, अगर ऐसी कोई बात है तो कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से अगर कुछ ऐसा मिलेगा तो निश्चित रूप से होगी। सभी यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बैरकों में खाने में, साफ सफाई में विशेष हम ध्यान दे रहे हैं। मिलाई में कैदियों को सबसे बड़ी मिलाई की व्यवस्था उनकी ठीक हो, उनके खाने की गुणवत्ता ठीक हो, साफ सफाई से व्यवस्था ठीक हो। कैदियों को सबसे बड़ी मूलभूत चीज़ें यही ज़रूरत होती है। इसके लिए हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, पूरा अमल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जब दौरा हमारा ज़्यादा रहता है तो निश्चित रूप से बदलाव रहता ही है, और साफ सफाई निश्चित रूप से सभी जेलों में उत्तर प्रदेश में रह रही है। और आपके माध्यम से भी जानकारी मिली है, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी जानकारी आती है, पब्लिक हमसे मिलती है, उसके माध्यम से भी जानकारी मिलती है। पर्ची नहीं कटाई क्या? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव है, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। सदन में जनप्रतिनिधियों का व्यवहार और सदन का वातावरण निरंतर सकारात्मक कैसे बना रहे, सदन की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, इसके लिए इस कॉन्फ्रेंस से निकले ठोस सुझाव बहुत मददगार होंगे। साथियों, एक समय था जब अगर सदन में कोई सदस्य मर्यादा का उल्लंघन करे, उस पर नियम के मुताबिक कार्रवाई हो, तो सदन के बाकी वरिष्ठ उस सदस्य को समझाते थे ताकि भविष्य में वो ऐसी गलती ना दोहराए और सदन के वातावरण को, उसकी मर्यादाओं को टूटने न दे। लेकिन आज के समय में हमने देखा है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही सदस्यों के समर्थन में खड़े होकर उनकी गलतियों का बचाव करने लग जाते हैं। ये स्थिति संसद हो या विधानसभा, किसी के लिए ठीक नहीं। सदन की मर्यादा को कैसे बनाए रखा जाए, ये चर्चा इस फोरम में बहुत आवश्यक है। साथियों, आज एक और परिवर्तन के हम साक्षी बन रहे हैं। पहले अगर सदन के किसी सदस्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता था तो सार्वजनिक जीवन में सभी उसे दूरी बना लेते थे। लेकिन आज हम कोर्ट से सजा पाए भ्रष्टाचारियों का भी सार्वजनिक रूप से महिमा मंडन होते देखते हैं। ये कार्यपालिका का अपमान है, ये न्यायपालिका का अपमान है, ये भारत के महान संविधान का भी अपमान है। इस विषय पर भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा और ठोस सुझाव भविष्य के लिए एक नया रोड मैप बनाएंगे। साथियों, अमृत काल में आज देश जिन लक्ष्यों को तय कर रहा है, उनमें हर राज्य सरकार और वहां की विधानसभा की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत की प्रगति तभी होगी जब हमारे राज्यों की प्रगति होगी, और राज्यों की प्रगति तब होगी जब इनकी विधायिका और कार्यपालिका
साथ मिलकर अपने विकास का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। विधायिका अपने राज्य के ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति में जितनी सक्रियता से काम करेगी उतना ही राज्य आगे बढ़ेगा। इसलिए समितियों के सशक्तिकरण का विषय आपके राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए भी अहम है। साथियों, एक प्रमुख विषय गैर जरूरी कानूनों के अंत का भी है। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने करीब करीब 2000 से ज्यादा ऐसे कानून खत्म किए हैं जो हमारी व्यवस्था का नुकसान कर रहे थे। कुछ तो बिल्कुल कानबाह्य हो गए थे, एक प्रकार से बोझ बने हुए थे। न्याय व्यवस्था के इस सरलीकरण ने सामान्य मानवीय को मुश्किलों को कम किया है, ईज ऑफ लिविंग बढ़ाई है। पीठासीन अधिकारियों के रूप में अगर आप ऐसे कानूनों का अध्ययन करवाएं, उसकी सूची बनाएं और अपनी अपनी सरकारों के ध्यान आकर्षित करें, कुछ जागरूक विधायकों का ध्यान आकर्षित करें, तो हो सकता है कि बढ़ चढ़ करके काम करने के लिए सब आगे आएंगे। इसका देश के नागरिकों के जीवन पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव होगा। साथियों, आप जानते हैं कि पिछले वर्ष ही संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दी है। इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सुझावों पर भी चर्चा होनी चाहिए जिनसे नारी सशक्तिकरण के प्रयास और बढ़े, उनका प्रतिनिधित्व और बढ़े। भारत जैसे युवा देश में आपको समितियों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर देना चाहिए। हमारे युवा जनप्रतिनिधियों को सदन में अपनी बात रखने और नीति निर्माण में सहभागिता का ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलता ही है और मिलना भी चाहिए। साथियों, 2021 में आपसे चर्चा करने के दौरान मैंने वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म के बारे में बात की थी। मुझे यह जानकर खुशी है कि हमारी संसद और हमारी राज्य विधायिका अब ई विधान और डिजिटल संसद के प्लेटफॉर्म के जरिए इस लक्ष्य पर काम कर रही है। मैं एक बार फिर आप सभी को मुझे इस अवसर पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। आप सभी पीठासीन अधिकारियों को इस कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।